देश आर्थिक संकट से ऊपर फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल प्रूडेंस की तरफ जा रहा है। अगर आर्थिक संकट होता तो हम ओल्ड कल्चर्स की, अगर आर्थिक संकट होता तो हम 1500 रुपया की बात है, क्योंकि इस समय तो हमने 5 को पे रोकी, कई आपके जजेस की भी रुकी होगी, सबकी रुकी होगी। हिमाचल पर नहीं है कोई आर्थिक संकट, ऐसा होता तो नहीं लागू होती ओपीएस, ना ही महिलाओं को मिलती 1500 रुपये पेंशन। सीएम सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में एक बार फिर से दोहराया है कि हिमाचल प्रदेश पर कोई आर्थिक संकट नहीं है। अगर आर्थिक संकट होता तो कर्मचारियों के लिए ओपीएस और महिलाओं के लिए 1500 रुपये पेंशन को बहाल नहीं किया जा सकता था। हिमाचल की आर्थिकी को पटरी पर लाने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। इसी के तहत प्रदेश में बिजली परियोजनाओं को सरकार अपने अधीन लेने जा रही है, जिसके लिए उच्च न्यायालय में पुनर्निरीक्षण याचिका दायर की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर हिमाचल प्रदेश के अधिकारों के साथ समझौता नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़ रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की ओर से किए जा रहे महत्वपूर्ण सुधारों में आवश्यक कानूनी संशोधन किए जा रहे हैं। इन सुधारों के सकारात्मक परिणाम राज्य सरकार के पहले 2 बजट में परिलक्षित है, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है। इसी के साथ सीएम सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल में कोई भी वित्तीय संकट नहीं है। सीएम सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। पिछली भाजपा सरकार से वर्तमान राज्य सरकार को विरासत में मिली आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तीय अनुशासन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हिमाचल में कोई वित्तीय संकट नहीं है। अगर कोई आर्थिक संकट होता तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना और महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन बहाल नहीं की जा सकती थी। सरकार पूरे विवेक के साथ वित्तीय प्रबंधन पर काम कर रही है। सीएम ने कहा, समाज सेवा और राजनीति क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि रही है। मैंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की है। आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कई वरिष्ठ अधिवक्ता उनके सहपाठी या विद्यार्थी जीवन के मित्र हैं। साल 2011 में बार एसोसिएशन के चुनाव में मैंने मतदान किया था। मैंने वकालत करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन राजनीति के प्रति जुनून ने मुझे शिमला नगर निगम में पार्षद बनने और बाद में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। सोची समझी नीति के तहत हमारे कार्य कर रहे हैं। मैं हाईकोर्ट के उदाहरण देना चाहता हूं। सरकार हर केस आती है, आर्बिट्रेशन के उदाहरण देना चाहता हूं। सारे आर्बिट्रेशन के केस हम हारते हैं। 1000 करोड़ रुपया आर्बिट्रेशन का हमारा यहां पड़ा है। मेरी एजी साहब से भी बात हुई और आपने आप देखा होगा, और जो फैसले राजनीतिक लोगों ने करने हैं वो तो राजनीतिक लोगों ने करने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। मैं ये चीज कहना नहीं चाहता। हमारी परिस्थितियां क्या है, हम किन स्थितियों से गुजर रहे हैं, और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस हमने जीता। रखे हमारी सरकार का अधिकार है, ये आप ही का कसूर नहीं है। बीबीएमबी में हमारा राइट है, हम आवाज ही नहीं उठाते। हमारी इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में पिछले 50 साल में ड्रेन हुई है। हमारा बजट 50,000 करोड़ रुपीस का है। एक जो एसजेवीएनएल जो हमारी मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करके आज 50,000 की कंपनी होगी। हम 75 साल में 50,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत करते हैं और एसजेवीएनएल 30 साल में 50,000 की कंपनी होगी। बना है, ताज बना है, ये तो सिर्फ कारपोरेशन और एडजॉइनिंग एरिया में बने। बाहर कसौली में इतने होटल बने हैं, वो भी 1 रुपए की सब्सिडी हमसे ले रहे। हमने कहा समाज के उस वंचित वर्ग का इस सब्सिडी पर अधिकार है जिसको समाज की वर्ग की आवाज
खाने का अधिकार है। उस दिशा में हमने काम किया और कल ही हमने 700 करोड़ रुपए की सब्सिडीज बंद की है। वो आम आदमी से जुड़ी नहीं है, अभी हम आप पर नहीं आए हैं, अभी जो 125 यूनिट फ्री बिजली मिलती है उस पर भी नहीं आए। ये सब आपका पैसा है, आपकी संपदा है, आपकी संपत्ति है। कि लूरी सुन्नी पावर प्रोजेक्ट जिंदगी भर के लिए हमने उनको दे दिए। पानी हमारा है और पानी में कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको हम 40 साल बाद 25% फ्री रॉयल्टी देंगे। इसके हिसाब से हमारा राइट्स हमारे लोगों को नहीं देंगे तो हम ये प्रोजेक्ट तीनों टेक ओवर कर लेंगे। हाई कोर्ट में अपील पड़ी है कि कोई कोर्सिव एक्शन ना लिया जाए। हम हाई कोर्ट में द्वारा रिवीजन पिटीशन डालने जा रहे हैं। अगर यही 3 प्रोजेक्ट आ जाए तो 3000 करोड़ रुपया हमारी किटी में हर साल आएगा। और जो आप पेंशन की बात कर रहे हैं, हमें देने में वही सहूलियत होगी। लीज रूल्स को बदल दिया गया। 14 प्रकार की बिजली में सब्सिडी दी जाती है। पानी भी बोला कि फ्री में देंगे। चुनावों से पहले मैं किसी राजनीतिक पार्टी की विरोध करने के लिए नहीं आया, पर यह सच्चाई है, फ्री में देंगे। हम लोग हैं, राजनीतिक दल के लोग होते जो सोचते एक बार कुर्सी मिल जाए दोबारा उस कुर्सी को प्राप्त करना चाहते। सारा पानी फ्री कर दिया। हम अभी एक और एक्ट में प्रोविजन कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर की तरफ से हम एक अभी एक्ट लाने जा रहे हैं। जो पानी एक सीमा के बाद ऑप्टिमम यूज करेगा उससे हम पैसा लेंगे। हम कोई गरीब प्रदेश के लोग नहीं हैं। यहां जनता अमीर है और सरकार गरीब है। 22 लाख गाड़ियां हैं, 28 लाख परिवार है, 22 लाख लोगों के पास गाड़ी। ऐसे परिवार जिनके पास पढ़ने बहुत चेंजिंग हम अभी करने जा रहे हैं, कानून बदलने जा रहे हैं। पुराने कानूनों से हम आगे नहीं बढ़ सकते। नई सोच और नई दिशा इस प्रदेश को देनी पड़ेगी। यही नहीं, हम अब 70 साल के बाद जो आप कह रहे हैं उसके लिए भी धन का प्रावधान करेंगे। वकील ही नहीं, सभी बुजुर्गों के लिए हम एक योजना का काम कर रहे हैं। और जो आप डिस्पेंसरी की बात कर रहे हैं उसके लिए भी हम एक योजना लेकर आ रहे हैं। आज हालत क्या है प्रदेश की? हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला प्रदेश बनने जा रहा है जो इस अक्टूबर में पहला ग्रीन हाइड्रोजन का, हिंदुस्तान का पहला 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है। ये भविष्य की ऊर्जा है। कई कानूनों को तोड़ना पड़ेगा, कई योजनाओं को लाना पड़ेगा और हाई कोर्ट से भी हम अनुरोध करेंगे थोड़ा हमारे पर भी रहम करें। अभी थोड़ा जाए हाई कोर्ट में जो वकीलों की चैम्बर्स की बात है, ये आपके चुनाव के बाद मैं दोबारा आऊंगा तब घोषणा करूंगा। सारी चीजें मैं आपकी करूंगा, लेकिन जो चीजें अभी करने की है आपके पास आऊंगा। और जो कहा है हमारे कैद साहब ने, सारी बातों को मैंने देखा है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके लिए एक बार हमको दोबारा बुलाना पड़ेगा। अभी मेरा समय तो हम चाहते हैं कि जब प्रदेश सामर्थ हो तो 70 साल के ऊपर के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनको आने वाले समय में जो हमारी संपदा है उसका अधिकार, उनका हक उन्हें भी मिले। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है इसमें से। और जो यंग वकील है, जो यंग वक्त के साथ, अगर 2032 में हम प्रदेश को जब बोलते हैं कि समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे, उसका मतलब है कि हमारे समाज के सभी वर्गों के पास इस संपदा का जो आपका हक है वो आपको मिल रहा है। ये जरूर मिलेगा, लेकिन समय चाहिए इसके लिए। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। कोई भी शासन तब तक अच्छा नहीं चल सकता जब तक उसकी परिस्थितियों के अनुसार फैसला ना किया जाए और समाज के सभी वर्गों का उसमें साथ ना मिले।
तब तक वो शासक अच्छे रूप से गवर्नेंस नहीं कर सकता। मैं आपसे ये चाहता हूं कि थोड़े समय की बात है, क्योंकि इस समय तो हमने 5 को पे रोकी, तो कई आपके जजेस की भी रुकी होगी, सबकी रुकी होगी। तो क्यों रोकी? कैश फ्लो मिसमैच, यानी कि 5 तारीख को हमको केंद्र सरकार से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आती है, 10 तारीख को सेंट्रल स्टेट टैक्सेस का शेयर आता है। इस 10 तारीख में हम आरबीआई से 7.5% के हिसाब से लोन उठाते हैं। 7.5% के हिसाब से लोन उठाने का मतलब होगा कि एक महीने में 3 करोड़ रुपया हम इंटरेस्ट का देते हैं, तो 36 करोड़ रुपया अभी देने की क्या जरूरत है? तो हमने पहले उदाहरण उसका नेताओं ने, मैंने बोला पहले हम नेता लोग अपनी 2 महीने के लिए सैलरी रोकते हैं। हमने 2 महीने के लिए रोकी, तो लोगों को ये विश्वास हो गया कि हमारे को जो सैलरी है वो 5 और 10 तारीख को मिलनी चाहिए। अगर 3 करोड़ बचता है और 36 करोड़ हमारा साल का बचता है, सरकारों में ये चीज बड़ी नहीं होती, लेकिन एक प्रदेश को जब सही दिशा में आगे बढ़ाना तो ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। रूटीन गवर्नमेंट आती है, हम भी आते, 5 साल बाद हम भी चले जाते। अगर हमें इसीलिए आना है सत्ता में कि मैं 5 साल बाद मुझे चेंज करूं, चेंज आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 5 साल बाद, लेकिन जब गवर्नमेंट में आए 5 साल में, तो ये सोच के ना आए कि मुझे इस फैसले से नुकसान होगा, तो ये सोच के आए कि इस फैसले से प्रदेश का भला होगा, तभी हमारा